Hello everyone, how are you? It's me Navid here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. सो क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 32 टू क्वेश्चन नंबर 53 तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास यहाँ पे है द वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी इन अ टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज गिवन बाई v इज इक्वल टू 2y एट द पॉइंट 0 1 द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द x कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी। यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो है जिसमें y कंपोनेंट उसका दिया हुआ है 2y के बराबर और उसका x कंपोनेंट जो दिया हुआ है वो 0 के बराबर है, u इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से इक्वेशन निकालनी है x कंपोनेंट की। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है u इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है u इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है u इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है u इज इक्वल टू 2y। So as per continuity equation for two dimensional flow, so continuity equation for two dimensional flow के लिए क्या होती है du by dx plus dv by dy is equal to 0। तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x और चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0 के बराबर है। इसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ du by dx इज इक्वल टू माइनस dv by dy। अब देखो हमारे पास यहाँ पे v की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2y के बराबर, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इट विल बी इक्वल टू u इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस सी हमारे पास यहाँ पे क्या लग जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा। क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि एट पॉइंट 0 एंड 1 u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब u 0 हो जाएगा तो c भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि इस केस में यहाँ पे अगर हम देखेंगे RHS में u है ही नहीं, तो यहाँ पे जो c की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 0। व्हेन u इज इक्वल टू 1 c इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर u इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स। तो यहाँ पे जो x कंपोनेंट आएगा इसका इट विल बी इक्वल टू -2x के बराबर, क्योंकि c हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, इट्स u इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास यहाँ पे है व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट फॉर प्री टेंशन मेंबर्स। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट प्री टेंशन मेंबर्स के लिए कितना यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास M15 है, ऑप्शन बी M20 है, ऑप्शन सी M30 है एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, M40 है। सो यहाँ पे अगर हम इसके डिटेल सोल्यूशन की बात करेंगे, अ मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर एज पर IS कोड 1343 इज एज बिलो। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है फॉर पोस्ट टेंशनिंग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इज M30। तो पोस्ट टेंशनिंग के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम कितना यूज़ करते हैं, M30 यूज़ करते हैं। और प्री टेंशनिंग के लिए हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज़ करते हैं, M40 यूज़ करते हैं। जैसे कि एज पर IS कोड 456/2000 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम RCC के लिए यूज़ करते हैं वो M20 है, M20 से नीचे हम RCC के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग के लिए IS ने मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट्स रिकमेंड किए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे कुछ। Cover to be used in the design of pre-stressed concrete structures as per IS code 1343 is as below. For post tensioning minimum cover to be used is, तो पोस्ट टेंशनिंग के लिए मिनिमम क्लियर कवर हम कितना यूज़ करते हैं, 30 mm यूज़ करते हैं। और प्री टेंशनिंग के लिए हम मिनिमम कवर कितना यूज़ करते हैं, 20 mm यूज़ करते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, इट्स M40। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास यहाँ पे है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ प्लेन स्ट्रक्चर इज। एक स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम स्टेट में होने के लिए कितनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस उसकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे 4 है, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, इट्स 3। ये तो बिल्कुल बेसिक है, किसी भी स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 और सम ऑफ मोमेंट 0। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन यहाँ पे 3 बन रही है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास यहाँ पे है द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू स्लो सैंड फिल्टर इन मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर इज। फिल्ट्रेशन रेट जो है अगर हम देखेंगे स्लो सैंड फिल्टर्स में क्या होता है इन टर्म्स ऑफ मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर इज। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है 50 to 60, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है 100 to 150, ऑप्शन सी इज 500 to 600, ऑप्शन डी इज 1400 to 1500। स्लो सैंड फिल्टर के केस में जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो कितना होता है, 100 to 200 लीटर पर और पर मीटर स्क्वायर। बट क्वेश्चन में इन्होंने इन टर्म्स ऑफ मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर पूछा है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स के बराबर होता है। एंड 1 मिलियन लीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁶ लीटर के बराबर होता है। सो देयरफॉर 1 लीटर पर और पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 0.24 मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर के बराबर। अब ये कैसे आया वो मैं आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। अब देखो हम यहाँ पे
लीटर को मिलियन लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिलियन लीटर किसके बराबर है? 10⁻6 लीटर के बराबर है। तो देयरफॉर 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1/10⁻6 मिलियन लीटर। तो वही इसको मैंने लिखा 1/10⁻6 मिलियन लीटर। सिमिलरली 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, देयरफॉर 1 आवर इज इक्वल टू 1/24 डे। तो होल डिवाइडेड में क्या है? पर मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁻4 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10⁻4 हेक्टेयर। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है A/B होल डिवाइडेड बाई C। ये सेम वैसे ही रहा 1/10⁻6 डिवाइडेड बाई 1/24। इसका रिसिप्रोकल हो गया 10⁻4/1। अब यहाँ पे इसको ऐसे ही रखो, इसको हमने कुछ नहीं करना है। अब इस वाले का रिसिप्रोकल हो जाएगा, ये बना A/B होल डिवाइडेड बाई C/D। ये हो जाएगा A/B होल डिवाइडेड बाई C/D। तो ये सिंपल हो जाएगा A/B इंटू D/C। वही मैंने यहाँ पे किया 1/10⁻6 इंटू 24/1। इसका रिसिप्रोकल हो गया 24/1 इंटू 10⁻4/1 लिखो, या सिंपल 10⁻4 लिखो, कोई बात। सो 10⁻4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपल बचेगा 24 डिवाइडेड बाई 10⁻2 मीन्स 100। तो यहाँ से सिंपल हमारे पास ये कितना बचा? 0.24। अब देखो 1 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर को हम सिंपल 0.24 लिख सकते हैं। तो 100 को अगर मैं 0.24 से मल्टीप्लाई दूंगा तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और 200 को अगर मैं 0.4 से मल्टीप्लाई दूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 48 आएगा। तो इट विल बी इक्वल टू 24 to 48 मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर्स। So the correct option here is option A, it's 50 to 60. क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास यहाँ पे है कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स जो है किस किस का रेशो होता है? ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है टफनेस एंड वियर रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है स्ट्रेंथ एंड टफनेस। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है वियर रेजिस्टेंस एंड हार्डनेस। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मिनिमम CSI फॉर इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज ने कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू किस केस के लिए कितनी रेकमेंड की है? ट्रैक स्लीपर के केस में इसकी वैल्यू होनी चाहिए 783। क्रॉसिंग स्लीपर के लिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1352 एंड ब्रिज स्लीपर के लिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1455। ये हमने जब रेलवे का लेक्चर डिस्कस किया था उसमें भी हमने डिटेल से डिस्कस की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब CSI को हम किस लिए यूज़ करते हैं? कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज यूज टू डिटरमाइन द सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर टिम्बर फॉर यूज एज अ स्लीपर। स्लीपर की सूटेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड टू मेजर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर ड्राइड फ्रॉम इट्स कंपोजिट प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। और इसका हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर को मेजर करने के लिए, जो इसकी प्रॉपर्टी से ड्राइव होती है स्ट्रेंथ और हार्डनेस से। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास यहाँ पे है वियर ऑफ रेल्स इज मैक्सिमम इन। रेल्स में जो वियर अकर होता है वो किस केस में अकर होता है, किस रीजन में अकर होता है? ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है टेंजेंट ट्रैक। ऑप्शन बी टनल्स। ऑप्शन सी शार्प कर्व एंड ऑप्शन डी इज कोस्टल एरिया। सो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो ऑप्शन सी है, शार्प कर्व। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास यहाँ पे है इन द लिमिट स्टेट डिजाइन एज पर IS कोड 456/2000 द शेप ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस ब्लॉक ऑफ अ कंक्रीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एंड डैश डैश। एज पर IS कोड 456/2000 जब हम कंक्रीट ब्लॉक की कंप्रेसिव डायग्राम बनाते हैं उसकी जो शेप बनती है वो किस किस की कॉम्बिनेशन बनती है? एक तो रेक्टेंगुलर होती है और दूसरी जो है उसके साथ कौन सी शेप आती है? ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है एलिप्टिकल शेप। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है सर्कुलर शेप। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है पैराबोलिक शेप एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है ट्रिपोजाइडल शेप। Nominal shear stress diagram. In a homogeneous rectangular section of a concrete, shear stress distribution is parabolic throughout the depth. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सिंपल हमारे पास PCC का मेंबर होगा, मतलब उसमें रेनफोर्समेंट नहीं होगी, उस केस में जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंक्रीट का वो पैराबोलिक होगा थ्रू आउट द डेप्थ। उसमें मतलब शेप एक ही जैसी होगी, एक पैराबोलिक शेप होगी। But RCC section is non-homogeneous section and for analysis purpose we assume that concrete section below neutral axis is under tension and would be able to resist any load and we ignore this part. लेकिन हमारे पास जो RCC सेक्शन होता है वो दो मेन मटेरियल्स का बना हुआ होता है, स्टील और कंक्रीट का। अबो द न्यूट्रल एक्सिस हमारे पास हम मानते हैं कि वो कंप्रेशन जोन में है और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस हमारे पास क्या आ जाता है, वो टेंशन जोन में आता है। अब जो टेंशन पोर्शन है वो किसी भी टाइप की फोर्स को आराम से रेजिस्ट कर सकता है। फर्दर द सेक्शन अबव न्यूट्रल एक्सिस इज इन कंप्रेशन एंड होमोजेनियस एज नो स्टील इज प्रेजेंट इन अपर सेक्शन। जो सेक्शन अबव द न्यूट्रल एक्सिस आता है वो कंप्रेशन जोन आता है क्योंकि उसमें कोई भी स्टील प्रेजेंट नहीं होता, वो सिर्फ कंक्रीट का बना हुआ होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो होमोजेनियस होगा। सो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पैराबोलिकली till neutral axis and thereafter till the depth of reinforcement it will be rectangular. So neutral axis तक जो shear stress distribution की डायग्राम आएगी वो पैराबोलिक होगी और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की होगी वो रेक्टेंगुलर होगी। यहाँ पे आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हो। सो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे पूछा था कि एक बीम सेक्शन होगा, उसमें जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम होगी वो कैसी होगी, वो कॉम्बिनेशन होगी किस किस की, पैराबोलिक और रेक्टेंगुलर की। सो जो करेक्ट ऑप्शन इसका है वो ऑप्शन सी है, पैराबोलिक शेप।
क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास यहाँ पे है एज पर आई एस कोड 456/2000 recommendations the latest time by which the formwork can be removed from columns walls and beams is given by which of the following choices। अब इंडियन स्टैंडर्ड ने जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन दी है फॉर्मवर्क को रिमूव करने के लिए कि मिनिमम कितने टाइम के बाद हम फॉर्मवर्क को रिमूव कर सकते हैं कॉलम्स के लिए वॉल्स के लिए बीम्स के लिए। सो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है 10 आवर्स, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है 12 आवर्स, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है 16 आवर्स एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है 15 आवर्स। As per IS code 456/2000 clause 11.3.1, the minimum period before striking of a vertical formwork to columns, walls and beams should be 16 hours। तो IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग मिनिमम कितने टाइम के बाद हम वर्टिकल फॉर्मवर्क को रिमूव कर सकते हैं, इट्स 16 आवर्स। सो जो करेक्ट ऑप्शन इसका है वो ऑप्शन सी है 16 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास यहाँ पे है वाइल मेजरिंग लीनियर डिस्टेंस विद अ टेप बाय अप्लाइंग नॉर्मल टेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन इज ऑटोमेटिकली रेक्टिफाइड। जब भी हम टेप से लीनियर डिस्टेंस को मेजर कर रहे होते हैं और उसमें नॉर्मल टेंशन अप्लाई हो गया तो ऐसी कौन सी करेक्शन है जो ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाए। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है करेक्शन ड्यू टू सैग ओनली, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है करेक्शन ड्यू टू पुल ओनली, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है करेक्शन ड्यू टू सैग एंड पुल एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है करेक्शन ड्यू टू सैग एंड पुल। करेक्शन ड्यू टू सैग एंड पुल जो है वो ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाएगी जब भी हम टेप से डिस्टेंस को मेजर करेंगे और उसमें नॉर्मल टेंशन अप्लाई हो जाए। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेलियर्स इज कॉज्ड बाय लूज फिश बोल्ट्स एट एक्सपेंशन जॉइंट्स। तो एक्सपेंशन जॉइंट पे फिश बोल्ट के लूज होने की वजह से कौन सा फेलियर जो अकर हो सकता है। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है एंगुलर ब्रेक, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है क्रस्ट हेड, ऑप्शन सी हो गया स्प्लिट हेड एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है ट्रांसवर्स फिशर्स। सो जो करेक्ट ऑप्शन इसका है वो ऑप्शन बी है क्रस्ट हेड। जब भी एक्सपेंशन जॉइंट पे जो फिश बोल्ट्स हैं वो लूज हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्रस्ट हेड फेलियर अकर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास यहाँ पे है व्हाट इज द करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन एज अप्लाइड टू स्टॉप रीडिंग वेयर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है d²/2r, ऑप्शन बी हमारे पास है 1/7 इंटू d²/2r, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है 6/7 इंटू d²/2r और ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है 1/7 इंटू d²/r। करेक्शन फॉर कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय सी सी इट इज इक्वल टू d²/2r। एक तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है 0.0785 d का स्क्वायर, लेकिन जो इसका इन टर्म्स ऑफ रेडियस में जो फॉर्मूला होता है इसका d²/2r होता है। एज वी नो डैट करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन किसके बराबर होता है 1/7 ऑफ cc। 1/7 वैसे ही रहा, cc की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे d²/2r, तो इट विल बी इक्वल टू 1/7 इंटू d²/2r। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास यहाँ पे है व्हाट इज द बेसिक स्पैन टू डेप्थ रेशो specified in the code for control of deflection limit state in structural concrete members for continuous support। continuous support के लिए basic span to depth ratio क्या है। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे 7 है, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 26 एंड ऑप्शन डी इज 36। अब इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने यहाँ पे जो स्पैन टू डेप्थ रेशो की स्टैंडर्ड वैल्यूज फिक्स की हुई है अलग अलग मेंबर्स के लिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द वर्टिकल डिफ्लेक्शंस ऑफ लिमिट्स एज पर आई एस कोड 456 क्लास 23.2.1 बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पैन टू डेप्थ रेशोज फॉर स्पैन्स अप टू 10 मीटर। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है ये अप टू 10 मीटर स्पैन के लिए ही है। अब कैंटिलीवर के केस में स्पैन टू डेप्थ रेशो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 7, सिंपली सपोर्टेड के केस में 20 एंड कंटिन्यूअस के केस में 26 होनी चाहिए। अगर हमारे पास स्पैन जो है 10 मीटर से ज़्यादा इंक्रीज हो गया उस केस में हमने क्या करना है इन्हीं वैल्यूज़ को 10 बाई स्पैन से मल्टीप्लाई कर देना। सपोज करो अगर हमें सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में स्पैन जो है 10 मीटर से ज़्यादा, उस केस में स्पैन टू डेप्थ रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, इट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई जितनी स्पैन लेंथ होगी। लेट इट बी 15 मीटर है, 20 मीटर है, 25 मीटर है, तो उतनी हम उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो वहाँ से जो वैल्यू आएगी इट विल बी द स्पैन टू डेप्थ रेशियो फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन द स्पैन इज ग्रेटर देन 10 मीटर। सो कंटिन्यूअस सपोर्ट के लिए जो बेसिक स्पैन टू डेप्थ रेशियो है वो 26 है। सो इट मीन्स दैट कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास यहाँ पे है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द वाटरशेड लाइन इज अबंडेंट फॉर अलाइनिंग एन इरिगेशन कैनाल। किस रीजन की वजह से इरिगेशन कैनाल को हम अलॉन्ग वाटरशेड लाइन अलाइन नहीं करते, मीन्स कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है इट इज डेंसली पॉपुलेटेड, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है द टेरेन इज प्लेन, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है कैनाल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है इरिगेशन कैनाल इज डीप। रिज या वाटरशेड कैनाल हम किसको कहते हैं, अ कैनाल डेट्स अलाइंड अलॉन्ग नेचुरल वाटरशेड इज नॉन एज रिज आर वाटरशेड कैनाल। तो जिस भी कैनाल को हम अलॉन्ग वाटरशेड लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं या अलाइन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वाटरशेड कैनाल और रिज कैनाल। दीज कैनाल्स आर यूजुअली टेकन ऑफ फ्रॉम कंटूर कैनाल्स। दीज कैनाल्स आर सुटेबल फॉर प्लेन एरियाज वेयर स्लोप्स आर रिलेटिवली फ्लैट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। वाटरशेड कैनाल या रिज कैनाल जनरली प्लेन एरियाज के लिए सूटेबल हैं जहाँ पे स्लोप्स जो होंगे बहुत कम होंगे, मतलब फ्लैट होंगे। दिस कैनाल्स इंश्योर्स ग्रेविटी इरिगेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिज लाइन।
तो रिज कैनाल या वाटरशेड कैनाल्स को हम दोनों साइड इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके एक साइड भी स्लोप होता है और दूसरी साइड भी स्लोप होता है। द वाटरशेड लाइन शुड बी अबंडेंट फॉर अलाइनिंग एन इरिगेशन कैनाल इफ, किस केस में हम वाटरशेड लाइन को अबंडेंट करते हैं। फर्स्ट केस इसका ये है कि वाटरशेड फ्रॉम अ शार्प लूप। सेकंड केस इसका है कैनाल हैज़ टेकन ऑफ फ्रॉम द रिवर। थर्ड इसका केस है towns and villages are located on the watershed line that is densely populated। सो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो यही पूछा था और उसमें ऑप्शन भी यही थर्ड वाला ही था, डेंसली पॉपुलेटेड के केस में वाटरशेड लाइन को अबंडन किया जाता है। सो जो करेक्ट ऑप्शन इसका है वो ऑप्शन ए है, इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन की वजह से हम क्या करते हैं कि कैनाल को अलॉन्ग वाटरशेड लाइन अबंडन करते हैं, मतलब उसको इसके अलॉन्ग कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास यहाँ पे है, विच टाइप ऑफ सर्वे फैसिलिटेट्स फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग ऑन अ शीट साइमल्टेनियसली। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है कंपास, ऑप्शन बी हमारे पास चैन है, ऑप्शन सी थियोडोलाइट एंड ऑप्शन डी इज प्लान टेबल। ये तो बेसिक है। ऐसी कौन सी सर्विंग है जिसमें हम फील्ड और ऑफिस वर्क साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, तो वो प्लान टेबल सर्विंग है। सो इट मीन्स डैट कि ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास यहाँ पे है, अ चैनल हैज़ अ मीन वेलोसिटी ऑफ 0.6 मीटर पर सेकंड विच विल कीप द चैनल फ्री फ्रॉम सिल्टिंग एंड स्कोरिंग। दिस मीन द वेलोसिटी इज रेफर्ड एज, एक चैनल हमारे पास है उसमें मीन वेलोसिटी है 0.6 मीटर पर सेकंड, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो चैनल होगी ना तो उसमें सिल्टिंग आकर होगी और ना ही उसमें स्कोरिंग आकर होगी। सो दिस वेलोसिटी इज नोन एज, ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑप्शन बी हो गया टर्मिनल वेलोसिटी, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है स्कोरिंग वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी इज सेटलिंग वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू कैनेडी, critical velocity in a channel can be defined as the mean velocity across the section which will just keep the channel free from silting or skewing। critical velocity हम उस velocity को कहते हैं जो चैनल में skewing और silting एक्शन को प्रिवेंट करे। As per Kennedy, critical velocity is calculated as, it is represented by v naught, it is equal to 0.55 my की पावर 0.64। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब y हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर इन चैनल इन मीटर, m हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास यहाँ पे है, द टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन ऑन सॉइल इज नोन एज। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है क्रैक, ऑप्शन बी हो गया क्रीप, ऑप्शन सी कट एंड ऑप्शन डी इज कंडेंसेशन। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, क्रीप। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टफनेस इंडेक्स, जिसको हम आई टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर आई पी, आई एंड आई एफ आर प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स रेस्पेक्टिवली। तो टफनेस इंडेक्स का रिलेशन क्या होता है या एक्सप्रेशन क्या होता है। ऑप्शन ए हमारे पास है आई पी बाई आई, ऑप्शन बी हमारे पास है आई बाई आई एफ, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है आई पी बाई आई एफ एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है आई एफ बाई आई पी। तो जो रेशो है टफनेस इंडेक्स का वो है रेशो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। सो इट मीन्स डेट कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, इट इज द रेशो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास यहाँ पे है, सीपीएम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर। सीपीएम की फुल फॉर्म क्या है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। सीपीएम मीन्स क्रिटिकल पाथ मेथड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास यहाँ पे है, विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन। बेस लाइन को ड्रॉ करने के लिए या मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है मैट्रिक चेन, ऑप्शन बी हो गया इनवॉल्व टेप, ऑप्शन सी हो गया स्टील टेप एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है इंजीनियर्स चेन। तो बेस लाइन को ड्रॉ करने के लिए या मेजर करने के लिए हम इनवॉल्व टेप का यूज़ करते हैं, क्योंकि बेस लाइन जो है एक ऐसी लाइन होती है जो हम एरिया के सेंटर से ड्रॉ करते हैं जब भी हम सर्विंग करते हैं। सारी एक्यूरेसी जो है उसी बेस लाइन पे डिपेंड करती है, इसलिए हम उसको एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से ड्रॉ करते हैं। तो इनवॉल्व टेप जो है मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है अमंग ऑल दीज। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट इज कंपाउंड करो। कंपाउंड करो क्या होता है। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है, टू आर मोर आर्क्स ऑफ सेम रेडियस मीटिंग ईच अदर एट कॉमन टेंजेंट पॉइंट। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है, टू आर मोर आर्क्स ऑफ सेम रेडियस मीटिंग ईच अदर एट इनिशियल टेंजेंट पॉइंट। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है, टू आर मोर आर्क्स ऑफ डिफरेंट रेडियस मीटिंग ईच अदर एट कॉमन टेंजेंट पॉइंट। एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है, टू आर मोर आर्क्स ऑफ डिफरेंट रेडियस मीटिंग ईच अदर एट डिफरेंट टेंजेंट पॉइंट्स। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। कंपाउंड करो एक ऐसा करो होता है जो दो या दो से ज़्यादा रेडियस का बना हुआ होता है, लेकिन दोनों रेडियस डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है वो कॉमन होता है। तो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट विल बी द कर्व लीड फॉर अ 1 in 5 टर्न नोड टेकिंग ऑफ फ्रॉम अ स्ट्रेट ब्रॉड गॉज ट्रैक। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कर्व लीड निकालना है 1 in 8.5 टर्न नोड के केस में, और जो गॉज दिया हुआ है ब्रॉड गॉज दिया हुआ है। कर्व लीड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 × G × N, वेयर G इज गॉज ऑफ ट्रैक एंड N इज नंबर ऑफ क्रॉसिंग। अब N की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 8.5। गॉज लेंथ अगर हम देखेंगे ब्रॉड गॉज की कितनी होती है 1.676 मीटर। तो देयरफॉर कर्व लीड विल बी इक्वल टू 2 × G × N। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा, इट विल बी इक्वल टू 28.49 मीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, इट्स 28.49 मीटर। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है, डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मैन स्केल एंड वर्नियर स्केल।
ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है सम ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मैन स्केल एंड वर्नियर स्केल। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल। एंड ऑप्शन डी इज वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। क्योंकि लीस्ट काउंट सिंपली होता ही है डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मैन स्केल एंड डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, इट इज द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मैन स्केल एंड वर्नियर स्केल। सो आई होप कि आपको यहाँ तक जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए सारे के सारे क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।